नमस्ते एंड वेलकम टू अर्बन चैटराटी। दिस इज अभिनव प्रकाश और आज मेरे साथ हैं शांतनु गुप्ता जी, ऑथर हैं और यूपी की पॉलिटिक्स पे, यूपी की राजनीति पे खास नजर रखते हैं। शांतनु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार अभिनव भाई। शांतनु जी, आपने अभी रिसेंटली एक ट्वीट किया था जिसमें आपने कहा था कि योगी आदित्यनाथ एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया हैं। ऐसा आपने क्यों कहा? देखिए, मैं बहुत समय से डिबेट पे जा रहा हूं और उसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, बसपा के प्रवक्ता आते हैं और वो बार बार कहते हैं हमने एक्सप्रेसवे बनवाए, हमने एक्सप्रेसवे बनवाए। और भाजपा की सरकार ने क्या करा, योगी सरकार ने क्या करा। तो मैंने पूरा उसमें शोध करा कि क्या क्या एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, क्या बनने वाले हैं। और जब मुझे पता लगा कि क्या मैसिव काम हुआ है इस 4-4.5 साल, क्योंकि कोविड के चक्कर में वो थोड़े से मतलब बल्कि 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 आपको पता लगा कोविड के चक्कर में भी वो डिले नहीं हुए, वो लॉन्च नहीं हो पाए बस वो एक्सप्रेसवे। तो अभी वो अगले एक दो महीने में हो जाएंगे। तो मैंने सोचा उसके पहले सबके सामने ले आऊं। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं कुछ आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा जी। आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? हाँ, तो यही मेरा ट्वीट था जिसमें मैंने कहा था कि वाई आई कॉल योगी आदित्यनाथ द एक्सप्रेसवे मैन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा आपके दर्शकों को। देखिए, ये तो बहुत फेमस एक सेइंग है जॉन एफ कैनेडी की, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रोड्स का जो हाई स्पीड रोड्स हैं जिनका बहुत जरूरत है पूरे देश में, उनकी कितनी जरूरत है और कैसे केवल कनेक्टिविटी इनकम लेवल्स बढ़ा सकती है उस पूरे क्षेत्र के। फिर मुझे एक स्टेटमेंट मिला 2020 का, उत्तर प्रदेश में एक विमोचन करने गए थे नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश इज बिकमिंग एन एक्सप्रेस स्टेट अंडर योगी आदित्यनाथ लीडरशिप। तो ये दोनों स्टेटमेंट जब मैंने लेके साथ चला तो मुझे ये मैप मिला कि किस तरह से एक्सप्रेसवे डेवलप हो रहे हैं। मैं आपको मार्क करूंगा, जो 165 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, यह है दिल्ली से आगरा तक का, जो मायावती जी के समय बना था। फिर ये जो 302 किलोमीटर का आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे है, ये अखिलेश यादव जी के समय बना था, जो इसमें थोड़ी दिक्कतें भी आई। एक साल इसके बाद इसमें काफी बड़ा गड्ढा हो गया, कारें गिर गई, लेकिन हाँ, उनके समय में बना था। तो ये है। अब इसके कंपैरिजन में योगी आदित्यनाथ ने क्या करा, वो मैं आज आपके दर्शकों को बताऊंगा। और लिटरली आपको मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग क्या हुआ है पिछले 4-4.5 साल में। पहला है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये आपको दिख रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो हमें लखनऊ से ऑलमोस्ट बिहार ले जाता है। ये हम गाजीपुर के पास हैं और यहाँ से ये बिहार शुरू हो जाता है। केवल ये बिहार से 18 किलोमीटर पहले खत्म होता है। बहुत लंबा 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे है, लखनऊ से गाजीपुर जाता है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। मैं अभी समझाऊंगा आपके दर्शकों को ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है। इसमें करीब 8,500 से 9,000 के लोग एम्प्लॉय हुए इसमें। और ये बिल्कुल जैसे मैंने आपसे कहा, बिहार बॉर्डर के बिल्कुल 18 किलोमीटर तक पहुंचता है। और इसका मेन कैरेजवे, आज ही प्रेस विज्ञप्ति है कि उसका जो मेन कैरेजवे है पूरा, वो मतलब मेन कैरेजवे से मतलब होता है पूरा एंड टू एंड लखनऊ टू गाजीपुर, वो खुल जाएगा अगस्त में। 341 किलोमीटर का इस अगस्त में वो खुल जाएगा। हाँ, उसकी जो स्लिप रोड्स हैं, उसकी एंट्री एग्जिट जो और बनती रहेंगी, वो प्रोजेक्ट दिसंबर में खत्म होगा। वो भी 2021 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। किसे कनेक्ट करता है? आप लखनऊ से निकलेंगे, बाराबंकी, राहुल गांधी की पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी अमेठी, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, योगी आदित्यनाथ ने सोच लिया। सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। आजमगढ़ मैंने इसलिए मार्क करा है, अखिलेश यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी है। जैसे मैं आपको गति में बताऊं अगर, तो इस समय जो स्टेट हाईवे और जो सड़कों का जाल है, उससे अगर आप लखनऊ से आजमगढ़ जाएं, मतलब अगर अखिलेश यादव लखनऊ से, जहां हम एक बहुत बड़े से बंगले में रहते हैं, वहां से अगर वो आजमगढ़ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाना चाहे तो उनको 6-6.5 घंटे लगेंगे। लेकिन जब ये अगस्त में जब ये सड़क बन जाएगी तो अखिलेश यादव को केवल 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। कैन यू इमेजिन? 6.5 घंटे का सफर 2.5 से 3 घंटे का हो सकता है। तो मतलब अखिलेश यादव अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं बड़ा कम जाते हैं, तो शायद अब योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी मदद कर दी कि भाई अब तो 3 घंटे दूर है, अब तो चले जाओ प्लीज। इसमें हाँ, एक चीज बतानी थी मुझे, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि कोई किसी सड़क का चौड़ीकरण करा जा रहा है, किसी सड़क को एक्सपैंड करा जा रहा है। ये सड़क थी ही नहीं, मतलब वहां गांव थे, वहां कुछ और था, वहां जंगल थे, वहां से आप बिल्कुल एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसके बड़े स्टेप्स होते हैं, थोड़ा अगर आप मुझे एक समय दे तो बताऊंगा कैसे होता है। तो सबसे पहले तो कोई कंसल्टिंग कंपनी से उसका अलाइनमेंट बताया जाता है, क्या रूट होगा। तो जो कंसल्टिंग कंपनी है वो बताती है कि ये 4-5 रूट हो सकते हैं। फिर क्योंकि उस रूट्स में कहीं पे वन क्षेत्र आ सकता है जहां पे जमीन मिलना मुश्किल है, कोई ऐसी चीज आ सकती है जिसको हटाना मुश्किल है, तो उसके हिसाब से वायबल रूट देखा जाता है।
फिर देखा जाता है कि वो कौन कौन से गांव से आ रहा है, उस गांव में किसका किसका खसरा किसका खतौनी है, उस डीएम से कहा जाता है कि ये लैंड हमें एक्वायर करनी है। फिर लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस होता है जिसमें आपको पता है 4 गुना रेट दिए जाते हैं, तो वो पूरा एक्वायर होता है। उसमें अगर कोई कोर्ट केस हो जाता है, जो अमीमन इन किसी भी उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस में कोर्ट केस नहीं हुआ, बिल्कुल सब शांति से जमीन ली गई, तो वो जमीन ले ली जाती है। उसके बाद जब जमीन करीब 90 से 95% जब एक्वायर हो जाती है, तब टेंडर किया जाता है, क्योंकि टेंडर सारे आजकल ईपीसी मॉडल में होते हैं, सारे टाइम बाउंड होते हैं, तो उसके पहले कॉन्ट्रैक्टर रेडी नहीं होता है। तो 90% जब जमीन हो जाती है तो टेंडर किया जाता है। फिर जब टेंडरिंग पार्टनर, कंस्ट्रक्शन पार्टनर मोबिलाइज किया जाता है, उसके इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं, फिर वो साइट पे कंस्ट्रक्शन मोबिलाइज करता है और फिर कंस्ट्रक्शन होता है और उसकी टेस्टिंग होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है किसी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की। तो उसमें जो जमीन खरीदने का काम है वो आपको समझ सकते हैं कि जब आप इतने जिलों से जाते हैं तो इतने सारे डीएम से, उतने सारे गांव से, उतने सारे किसानों से इतनी जमीन को लेना कितना बड़ा काम रहा होगा। तो और ये एक्सप्रेसवे, ये मैं फिर से मैप में दिखाता हूँ, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस है जो हमें लखनऊ से लेकर इतने सारे जिलों को जोड़ता हुआ गाजीपुर हो जाएगा, गाजीपुर जाएगा और उस दूरी को कम से कम आधा कर देगा। तो ये खुलने जा रहा है। और एक एक्सप्रेसवे बनने से अभिनव भाई बहुत सारी चीज हो जाती हैं। चाहे आपको यातायात तो सुगम हो ही जाता है, इंडस्ट्री के लिए बहुत आसान हो जाता है, मूवमेंट बड़ा आसान हो जाता है, किसानों के लिए बहुत आसान हो जाता है पेरिशेबल गुड्स को इधर से उधर मूव करना। बिहार की जनता बिहार से देखिए, और इधर आप देखेंगे तो एक तरह से ये यहाँ से लखनऊ है, और ये जो पुराने एक्सप्रेसवे बने लखनऊ से आप आगरा और आगरा से दिल्ली, तो एक तरह से दिल्ली से आपकी बिहार तक की सुपर एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी है। और ये एक्सप्रेसवे का मतलब क्या होता है, ये सारे एक्सेस कंट्रोल होते हैं। आप इसमें एक बार घुस जाते हैं तो उसके बाद कोई इसमें बीच में नहीं आ सकता। मतलब आपको पता है कि इतनी स्पीड से इतने घंटे में वहां पहुंच ही जाऊंगा, मतलब बिल्कुल आपको प्रिडिक्टेबिलिटी होती है। तो ये हो गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर का। अब मैं आपको बताता हूं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड का हम नाम बहुत सुनते हैं, बुंदेलखंड के लिए पैकेज आते हैं चले जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। पहली बार बुंदेलखंड में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, और यह है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये क्या है, 300 किलोमीटर का वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे है। ये भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। चित्रकूट से इटावा ले जाता है। इटावा भी मुलायम सिंह यादव की जगह है, नहीं सोच पाए वो इतने सालों की राजनीति में इसके बारे में कभी। और इसका मेन कैरेज वे भी दिसंबर 2021 तक ओपन हो जाएगा। ये बड़ी मजे की बात है, ये इसी साल के अंत तक ओपन हो जाएगा मेन कैरेज वे। कनेक्ट किसे करता है, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, उरैया, इटावा। मैप में एक बार फिर से देखूंगा, मैं कंपैरिजन पे आऊंगा। मैप में अगर फिर मैं देखूंगा तो देखिए ये है, तो हम ये कनेक्ट होगा आपको आगरा एक्सप्रेसवे पे। तो एक तरह से ये भी बुंदेलखंड की जो पूरी बेल्ट है उसको सीधे दिल्ली से कनेक्ट कर देगा। और आपको पता है कि वेस्ट यूपी जो है वो क्यों ज्यादा खुशहाल है, क्योंकि वो दिल्ली से कनेक्टेड है, बड़ी मंडी है, बड़ा बाजार है, इसलिए। तो अब ये भी पूरा बुंदेलखंड का रीजन इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अब कंपैरिजन अगर मैं बताऊं कि 5 साल और 15 साल का क्या कंपैरिजन है। मुलायम सिंह यादव की सरकार में कुछ एक्सप्रेसवे की बात हुई, बस डीपीआर बने, लेकिन कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मायावती जी के समय 165 किलोमीटर का वो जो छोटा सा स्ट्रेच है नोएडा से निकल के आगरा जाने वाला, वो हुआ, लेकिन उसकी भी खूब चर्चा करी जाती है, अरे हमने एक्सप्रेसवे बनवाया, एक्सप्रेसवे बनवाया। 165 किलोमीटर का मात्र। अखिलेश यादव के समय 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना जो आगरा से लखनऊ ले जाता है। आनन फानन में खोला उन्होंने, जो पूरा भी नहीं हुआ था, खोल दिया उसको। उसमें कई एक्सीडेंट भी हुए उसके बाद, क्योंकि उसमें सारी चीजें नहीं हुई थी। लेकिन चलिए सब मान भी लें तो 15 साल में 467 किलोमीटर के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए इन सरकारों ने, सपा बसपा की सरकारों ने। योगी आदित्यनाथ दिसंबर 2021 तक, ये तो अगस्त में जो 341 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो तो अगस्त में ही शुरू हो जाएगा मेन कैरेजवे उसका, और जो 300 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे वो भी दिसंबर तक हो जाएगा। तो मतलब 5 साल अपने खत्म करते करते वो 641 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना चुके होंगे, जो इनके 15 साल के 467 किलोमीटर से बहुत 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 ज्यादा है। इसमें मैंने और एक्सप्रेसवे जिन पे काम चल रहा है वो तो मैंने काउंट ही नहीं करा है, क्योंकि वो फरवरी चुनाव से पहले पूरे नहीं हो पाएंगे, मैंने उनको तो काउंट ही नहीं करा, लेकिन उनमें भी गति बहुत हो चुकी है। तो ये जो मैं आपको मेन उनके बारे में बताइए, जो उनके बारे में हाँ उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा था, ये तो मतलब पूरे हो जाएंगे जिसपे आप अपनी गाड़ी दौड़ा सकेंगे फरवरी के चुनाव से पहले पहले। अब आते हैं कुछ और एक्सप्रेसवे पे। एक है, ये देखिए छोटा सा दिख रहा है आपको, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। तो कुछ जब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जा रहा था तो पूर्वांचल की एक बड़ी 4-5 जिले से छूट जा रहे थे, तो एक और छोटा सा एक्सप्रेसवे, मतलब छोटा वो भी नहीं है, वो छोटा भी मायावती जी के लिए तो बहुत बड़ा रहा होगा, क्योंकि ये भी कम से कम 92 किलोमीटर का है। ये जो 4 जिले हैं, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, आजमगढ़, इनको जोड़ देता है
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। तो एक तरह से ये भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक सब लिंक हो गया, एक लिंक एक्सप्रेस, तभी इसको लिंक एक्सप्रेसवे बोला जाता है। और ये भी बहुत दिनों बाद, इसमें भी बहुत सारा काम हो चुका है, 60-70% काम हो चुका है, ये भी अप्रैल 2022 तक, क्योंकि चुनाव के 2 महीने बाद आ रहा है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं करा उस कैलकुलेशन में, लेकिन हाँ ये भी अप्रैल 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। अब जो आपको बताने जा रहा हूं वो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। वो इंडिया का 2nd नंबर का सबसे बड़ा स्टेट एक्सप्रेसवे होगा। पहला शायद गडकरी जी ने काम शुरू करा था, नहीं, स्टेट हाईवे जो शुरू हुआ था देवेंद्र फडणवीस जी के समय महाराष्ट्र में, वो पहला है, वो 700 किलोमीटर का, ये है 600 किलोमीटर का, इसका नाम है गंगा एक्सप्रेस। आप देख पा रहे हैं ये ऑलमोस्ट पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहा है। ये मेरठ से प्रयागराज, मतलब बहुत बड़ी दूरी है, ये है 600 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस। ये 2nd एक्सप्रेस स्टेट, मतलब मैं NHAI से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, NH को इससे बड़े हो सकते हैं, लेकिन किसी स्टेट का बनाया हुआ जो विद इन ए स्टेट होता है, सबसे बड़ा 2nd नंबर का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। ये 12 जिलों को जोड़ेगा और इसकी 75% लैंड एक्वायर भी हो चुकी है, और बस 1.5-2 महीने में इसकी 90% लैंड एक्वायर होगी, तो उसका टेंडर भी हो जाएगा। और आपको पता है ये सारे टेंडर जितने भी उत्तर प्रदेश कर रहा है आजकल, एक तो ई टेंडर होते हैं, ये तो अब आम सी बात हो गई उत्तर प्रदेश में, लेकिन सारे ये EPC मॉडल टाइम बाउंड मॉडल में होते हैं। मतलब अगर उस टाइम में नहीं पूरा करा तो कॉन्ट्रैक्टर को ही पैसा देना पड़ेगा उसके आगे का। तो ये सारे ये देखिए जितने ये जिले हैं, अधिकतर जिले वो हैं जो बहुत ही नेग्लेक्टेड हैं और बैकवर्ड हैं। बिल्कुल, हरदोई, उन्नाव, इनकी हम लोग नॉर्मली बात ही नहीं आती है। मतलब इनमें कुछ होता भी है तो आप कुछ आपको क्राइम के देखिए, रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी रही है बड़ी, आपको मतलब बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी दिखेंगी। अमेठी जो स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, लेकिन कुछ काम नहीं करा राहुल गांधी ने। रायबरेली स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, कुछ काम नहीं करा। आजमगढ़, इटावा बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, बड़े बड़े नेता, चीफ मिनिस्टर निकले यहाँ से, कोई काम नहीं हुआ। अमेठी और रायबरेली में तो आज तक एक तरीके से सामंतवाद जनता है, वहां कुछ बदलाव ही नहीं हुआ है ग्राउंड लेवल पे। कोई नई इंडस्ट्री, कोई होता नहीं है, मोबिलिटी कुछ है ही नहीं वहां पे। बल्कि स्मृति ईरानी जी के प्रयासों से, और आपको पता है अमेठी नया जिला बना है, तो वहां पे जो डीएम का ऑफिस है वो अब बना है, योगी आदित्यनाथ ने बनाया। जिला बहुत पहले बन गया था अमेठी, लेकिन उनका डीएम का आवास अब बना है। तो मैं मैप में फिर से दिखाना चाहता हूँ, ये मेरठ से होता हुआ पूरे मध्य उत्तर प्रदेश से और पूरा होता हुआ प्रयागराज तक जाएगा। तो इसमें जिले में फिर से पढ़ देता हूँ, मेरठ से शुरू होके हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं, इस 600 को और उस 100 को, ये 600 और ये 100, तो 700 और ऐड हो जाएगा मेरी इस कैलकुलेशन में। तब तो आप मतलब इस कंपैरिजन को देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन क्योंकि ये अभी जो 91 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, उसमें करीब अप्रैल में पूरा होगा, और इसका ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है, इसका टेंडर, क्योंकि 90% लैंड एक्वायर होने के बाद ही टेंडर होता है, इसका टेंडर करीब 1.5 से 2 महीने में हो जाएगा। उसके 1.5 साल में बाद ये भी बनके तैयार हो जाएगा। तो ये स्टोरी है उत्तर प्रदेश की। और इसलिए आप, मुझे लगता है आप इस मेरे स्टेटमेंट को जस्टिफाई मानेंगे मैं क्यों कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ इज द एक्सप्रेसवे मैन ऑफ उत्तर प्रदेश। मैं शेयरिंग बंद करता हूं। मैंने तो कहा था कि मैंने तो पढ़ा था कि एक्सप्रेसवे में वे मैन ऑफ इंडिया, लेकिन वो गडकरी जी है। लेकिन हाँ, वो जिस गति से काम हो रहा है, मैंने जो अपना आर्टिकल भी लिखा, तो मैंने बात वहीं से शुरू करी कि किस तरह से जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि सड़कें कितनी इंपॉर्टेंट है, और अटल बिहारी वाजपेयी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना के और ग्रामीण सड़कें बना के पहली बार देश को दिशा दी कि भाई सड़कें कितनी इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी ने 2014 के बाद से क्या रफ्तार लगाई, मतलब हमें ये पता लगता था कि अब कितना बढ़ गया, एक दिन में 15 किलोमीटर, अब 20 किलोमीटर हो गया, अब एक दिन में 25 किलोमीटर हो गया, एक दिन में 30 किलोमीटर हो गया। वो अलग तरह के रिकॉर्ड कायम कर रहे थे। फिर उत्तर प्रदेश में, एक स्टेट में, देखिए केवल आप हर चीज नरेंद्र मोदी पे और नितिन गडकरी पे नहीं छोड़ सकते। आपका स्टेट है, बहुत बड़ी भूमि है, आपके पास भी बजट है, आप भी काम करिए, जो पिछली सरकारों ने नहीं करा, या छोटे छोटे एक्सप्रेसवे बनवा दिए और उसको बहुत बड़ा गाया कि वही गाते रहते हैं आज तक, देखो हमने एक्सप्रेसवे बनवाया, हमने एक्सप्रेसवे बनवाया। अच्छी बात है, उन्होंने बनवाया, लेकिन जितना काम इस समय में हुआ है, 4.5 साल में हुआ है, वो सच में अभूतपूर्व है। हाँ, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा फोकस है पूर्वांचल के क्षेत्र पे, जो बहुत ही पिछड़ा इलाका है देश का, और उस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये एक्सप्रेसवे तो बन रहा है, तो इसके अलावा पूर्वांचल में योगी जी के अंडर क्या काम हुए हैं? देखिए, आपने एक जो बात ये ठीक कही, जो अभी जो दोनों एक्सप्रेसवे बने, चाहे मायावती जी के समय बने और चाहे वो अखिलेश यादव के समय बने, वो वेस्ट यूपी में बने। जो वेस्ट यूपी पहले से ही, क्योंकि दिल्ली के करीब है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेरठ है, आगरा है, तो पहले से ही फल फूल रहा था। उसमें एक्सप्रेसवे से और अच्छा हो गया, ठीक है। लेकिन पूर्वांचल, बुंदेलखंड, जो छूटे हुए इलाके थे, जहां कोई जाता नहीं था, जबकि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज भी नहीं है वहां पे,
मैंने बताया अमेठी, रायबरेली, आजमगढ़ इनके एरिया भी रहे, लेकिन तभी इन्होंने कभी इसको टच नहीं करा। अब वहां पे जा रहा है। देखिए वहां पे जो बाकी आपने काम किए, बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो तो बहुत जोर से पहुंच रही हैं, चाहे वो टॉयलेट की स्कीम हो, चाहे वो घर बनाने की स्कीम हो, चाहे वो गैस की स्कीम हो। अभी मैं कुछ दिनों बाद एक और लेख लिखने वाला हूं और फिर हम अगर आपकी आज्ञा हो तो एक और शो करेंगे डिफेंस कॉरिडोर पे, जो उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर हो रहा है। वो बड़ा काम है। उसकी मैं मतलब मुझे मोटी मोटी जानकारी मिल गई, लेकिन आपको बताया मैं जब तक डिटेल नहीं मिलती है मैं नहीं लेख लिखता हूँ। तो मैं उसकी जानकारी, तो उसमें भी बहुत सारा क्षेत्र पूर्वांचल का भी आ रहा है, उसमें बहुत सारा क्षेत्र बुंदेलखंड का भी आ रहा है और उत्तर प्रदेश के और भागों का आ रहा है। वो एक बहुत बड़ी विधायक किस तरह से बहुत सारी डिफेंस कंपनियों को उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है। तो पूर्वांचल में इस तरह से पहली बार को पूर्वांचल की तरफ केवल चुनावी दृष्टि से नहीं देख रहा है। गोरखपुर में एम्स बन गया है, गोरखपुर में एम्स स्टार्ट हो गया है, जो बात पहले से चल रही थी लेकिन अब वो स्टार्ट हो गया है। मैं एक मेडिकल कॉलेज पे एक लेख मेरा आ रहा है, एक रिसर्च आ रही है कि मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में कैसे बने हैं, उसमें भी पूर्वांचल का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो पूर्वांचल अब पहली बार ऐसा लग रहा है केवल वोट बैंक नहीं है, पूर्वांचल में काम भी होगा। जी, लेकिन जनता का क्या रिएक्शन है कि जनता इस बार भी क्या पुराने समीकरणों पे ही वोट करेगी कि हमारी पार्टी है, हमारी जाति की ये पार्टी है, या इस जाति की ये सरकार है, या फिर जो है आपको लगता है कि इस एक्सप्रेसवे हाईवे जो बन रहे हैं इसका भी प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे? मैं इस बात को, और जब मैं ये लेख लिख रहा था तो मुझे एक बात लगा कि भाई ये पुरानी सरकारें क्यों काम नहीं करती थी। मतलब ये थोड़ा आपको लगेगा ना, कर दो काम, क्या आप जो आपकी जातिवाद की राजनीति है वो भी कर लो, आपके अपनी जो वंशवाद की राजनीति है वो भी कर लो, लेकिन आप कुछ काम तो करो। लेकिन फिर मैंने ध्यान से देखा अगर पूरी राजनीतिक समीकरण को, तो उत्तर प्रदेश में देखिए जो भी पार्टी बड़े समय तक रहती है वो एक पॉलिटिकल कल्चर छोड़ देती है, ये तो आप मानेंगे अभिनव भाई। जैसे कांग्रेस का बड़े समय तक शासन रहा तो उसने पॉलिटिकल कल्चर छोड़ दिया कि भाई नेपोटिज्म रहेगा, मेरा बच्चा ही नेता बनेगा, बिल्कुल घोर करप्शन रहेगा, लॉबिंग रहेगी, कुछ खास लोगों के साथ काम होगा, कैसे विदेश की एनजीओ को एफसीआरए मिलेगा। तो एक कल्चर बना उसमें, और उसमें ये भी कल्चर बना कि विकास पे वोट मत मांगो, जाति पे वोट मांगो, धर्म पे वोट मांगो, अपीजमेंट कर पे वोट मांगो। वही छोटी पार्टियों ने भी सीख लिया। तो सपा बसपा ने वही कल्चर उत्तर प्रदेश में डेवलप करा। तो जैसे ही आपको सपा की बात आती है तो क्या कहते हैं, एमवाई कॉम्बिनेशन। किसे नहीं पता एमवाई कॉम्बिनेशन क्या, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन। जैसे ही आपकी बसपा की बात आती है बोलते हैं मीम भीम, कि भाई दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन। तो जिसकी राजनीति केवल मीम भीम पे चलती हो, जिसकी राजनीति केवल मुस्लिम यादव पे चलती हो, उसको काम करने का क्या इंसेंटिव होगा अभिनव भाई? क्योंकि उसको तो पता है। तभी अखिलेश यादव की, मैंने आपके साथ भी शो किया था, अखिलेश यादव की 36% अटेंडेंस है मात्र। अखिलेश यादव की मात्र 36% अटेंडेंस है, जितने वो भी सांसद है इस समय आजमगढ़ से। मैंने उत्तर प्रदेश के 80 सांसदों का डेटा देखा, उसमें सबसे कम अटेंडेंस अखिलेश यादव की है, और उसके बाद सबसे कम किसकी है? सोनिया गांधी की, 44%। पार्लियामेंट में क्वेश्चन 0, डिबेट में पार्टिसिपेशन 3 या 4, प्राइवेट मेंबर बिल 0। जबकि उत्तर प्रदेश का एवरेज बहुत हाई है, उत्तर प्रदेश की एवरेज अटेंडेंस 88% है, जो नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। तो मतलब ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं जा रहे हैं, अपने गृह क्षेत्र भी नहीं जा रहे हैं, कोरोना में भी कहीं एक बार भी बाहर नहीं निकले, बस ट्वीट करते रहे। तो इनका इंसेंटिव ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 2014 के बाद से अभिनव भाई ये समीकरणें बदल चुकी हैं। 2014 के बाद से लोगों ने जाति की बाउंड्रीज के बाहर आके, धर्म की बाउंड्री से बाहर आके वोट किया है, और केवल 2014 में एस्पिरेशंस के लिए वोट करा और 2017-2019 में काम पे वोट करा। और उन्होंने देखिए क्योंकि अगर सड़क बन रही है तो सड़क बन रही है ना, वो दिख रही है सड़क बनती हुई, है ना। अगर आपको याद हो, जैसे 2019 का इलेक्शन नरेंद्र मोदी ने और बड़े मार्जिन से जीता, तो शेखर गुप्ता जो नरेंद्र मोदी के बड़े क्रिटिक में माने जाते हैं, उन्होंने उनकी उस तरह के सारे पत्रकारों की एक वीडियो, एक कोई कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उनका वीडियो बाहर आया कि भाई हमें मानना पड़ेगा कि जिस भी गांव में जाता था लोगों को गैस मिली होती थी, जिस भी गांव में जाता था लोगों को घर मिला होता था, जिस भी गांव में जाता था किसी को गैस का चूल्हा, किसी को टॉयलेट, किसी को घर, किसी को सब्सिडी, किसी को मिला होता था। मुझे राजीव गांधी ने कहा था कि मेरे 100 रुपए चलते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं। अब वो 100 रुपए चलते हैं तो 95 पैसे 99 पैसे पहुंचते हैं। और जब पहुंचेंगे तो भाई मेरा जीवन अगर स्तर अच्छा होगा तो मुझे तो कंपैरिजन आएगा, एज ए वोटर मुझे कंपैरिजन आएगा। तो मुझे लगता है कि अब ये जाति समीकरणों के बाहर वोटिंग होने लगी है, और लोगों को दिख रहा है कि अब मेरी बिजली आ रही है, मेरे सामने सड़कें बन रही हैं, मेरा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो रहा है। तो लोग अपने पिछले 5 साल और इस 5 साल को बिल्कुल भली भांति कंपेयर कर पाएंगे, मुझे लगता है। जी। लेकिन शांतनु जी, चुनाव आ रहे हैं कुछ ही महीनों में, मेरे से 1 साल भी नहीं बचा है चुनाव में। अब 8-9 महीने बचे हैं, बिल्कुल फरवरी में होना चाहिए। योगी जी का जो कैंपेन रहेगा यूपी में, वो अपने किन मुख्य कामों के अराउंड रहेगा? एक तो हाईवे आपने बता दिया, ये तो बड़ा मुद्दा रहेगा, बाकी मुद्दे क्या होंगे?
देखिए मेरे ख्याल से ये हाईवे मुझे लगता है ऐसी पहली मीटिंग होगी जिसमें नरेंद्र मोदी और योगी जी साथ में आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। चुनावों से पहले, चुनाव तो जब कैंपेनिंग होगी, क्योंकि ये मुझे लगता है इसका मेन कैरेज वे वो अगस्त में लॉन्च होना है। उसके पहले शायद अलीगढ़ में एक स्टेट यूनिवर्सिटी भी बनी है, शायद वो भी लॉन्च होनी है, तो शायद वो हो सकता है या वो दोनों हो सकते हैं। तो मतलब मैं कह रहा हूँ ये पहला एक हाईवे, और हाईवे का मतलब है बिग स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जो मेरी छूट गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस में करीब 9,000 लोग ने काम किया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में करीब 4,000 लोगों को काम मिला, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस में करीब 1,300 लोगों को काम मिला, और गंगा एक्सप्रेस में 600 किलोमीटर का है, उसमें मान लीजिए कम से कम आपको 20,000 लोगों को उसमें काम मिलेगा। और हैवी मशीनरी बहुत सारा, मतलब कि सारे प्रोजेक्ट मिला के ही कम से कम 60-70 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट है। और इनमें से बहुत सारी मनरेगा की कपलिंग है। जब हमारे कोरोना में बहुत सारे माइग्रेंट लेबर वापस आए, उनको इसमें जोड़ा गया। तो मतलब ये केवल, मतलब ये बहुत सारे आपके हितों को साधता है। जब ये बन जाएंगे तब तो बहुत सारा इन पे आवागमन होगा ही, बहुत सारा व्यापार बढ़ेगा ही, लेकिन बनते बनते भी इन्होंने बहुत सारे लोगों को काम दिया। तो एक्सप्रेस वे एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, और लार्जली इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, किस तरह से वेलफेयर स्कीम्स जनता तक पहुंची है, उसमें स्टेट की स्कीम्स भी हैं, जैसे पीडीएस हमारी बात हुई थी और वो वीडियो बहुत चला, मुझे बहुत उसका अच्छा फीडबैक आया जब हमने कंपेयर किया कैसे अब जो राशन आपको नहीं मिलता था, आप पूछ के थक जाते थे, अब आप आधार का अंगूठा लगा के बिल्कुल राशन ले सकते हैं, और 97 से 98% ट्रांजैक्शन। इसी तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स है वो कैसे जमीन तक पहुंची। और जो दूसरी, जो सबसे बड़ी चरम समस्या थी उत्तर प्रदेश की, वो था लॉ एंड ऑर्डर। मतलब छोटे से छोटा जो बिल्कुल रोमियो वाला होता है कि लड़कियों को छेड़ा जाना, लड़कियां अपने स्कूल कॉलेज आराम से नहीं जा सकती हैं, और जो बड़े माफिया थे, मुख्तार अंसारी जैसे बड़े माफिया थे, रोमियो स्क्वाड से जो आपकी इस तरह की घटनाएं जिसमें आपको एक बिल्कुल आसान नहीं लगता अपना जीवन। कि मुझे एक बैंक के अधिकारी ने बताया कि एसबीआई के बैंक के अधिकारी ने कि भाई मुझे अपनी बच्ची को ट्यूशन छोड़ने 3 बजे बैंक से आना पड़ता था, छोड़ के फिर मैं ऑफिस जाता था एक बार। यार अब मैं रिक्शा से जाती है वो, अब वो अपने आप रिक्शा से जा सकती है। इस तरह के आपको हजारों एनेक्डोट मिलेंगे, और डेटा तो दिखाता ही है कि किस तरह से एंटी रोमियो जो स्क्वाड था, जो उनकी पॉलिसी थी, बहुत सक्सेसफुल थी, उसका बहुत समर्थन था। हालांकि मीडिया में, जो दिल्ली मीडिया है, इंग्लिश मीडिया है, उसमें कुछ अलग ही राग चल रहा था कि ये प्यार के दुश्मन है, ये मोहब्बत के दुश्मन है। लेकिन जनता में, यूपी में मेरे को पता है कि इसका व्यापक समर्थक था, खासतौर पर महिलाओं में। लेकिन धन्यवाद शांतनु जी आपका कि आपने एक्सप्रेस वे के बारे में इतना बताया। नॉर्मली यूपी के बारे में जो इमेज बनाई जाती है कि ये काउ बेल्ट है, ये कहाँ पे सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स होती है, यहाँ पे सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स होती है, बहुत ही बैकवर्ड है, लेकिन हालांकि यूपी वैसा है नहीं, लेकिन उसकी खबरें बाहर आती नहीं है। लेकिन तो आपने इस बात को जो बाहर लाए हैं, मुझे उम्मीद है कि हम लोग बाकी भी शो करेंगे, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर हो या वेरी इंपॉर्टेंट शिक्षा में क्या काम हुआ है यूपी में, एजुकेशन शिक्षा के लिए अलग से शो करते हैं। क्योंकि जो हमने दिल्ली का फ्रॉड मॉडल देखा है, तो उससे कंपेयर करना यूपी का आवश्यक है, क्योंकि उसको हमेशा पब्लिक में दिखाया जाता है कि वो एक स्विमिंग पूल किसी स्कूल में दिल्ली के दिखा दिया जाता है, और फिर यूपी के किसी क्या कहते हैं, किसी छोटे से गांव के स्कूल को दिखा दिया जाता है। लेकिन जो असली में काम हुआ है उसको देखना आवश्यक है। धन्यवाद करते हैं एक दिन कार्यक्रम। And thank you audience for listening to us. Please subscribe to the channel and join as a member to support the channel. Thank you and see you soon.